हाँ भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? बोर एटॉमिक मॉडल। तो देखो, बोर एटॉमिक मॉडल, तो ये जो बोर लिखा हुआ है ये एक्चुअल में कौन है? ये एक साइंटिस्ट है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है उसमें एक ड्रॉबैक रह गए थे 2-3। एक तो क्या, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कौन घूम रहे थे? इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। तो उसने बताया जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी का क्या करते हैं? लॉस करते हैं। और जब लगातार उनमें एनर्जी का लॉस होगा तो एक ऐसा टाइम आएगा इलेक्ट्रॉन कहां आके गिर जाएगा? न्यूक्लियस में, और क्या होगा? एटम खत्म। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, उसके बारे में भी रदरफोर्ड नहीं बता पाया। तो उसके बाद यहां पर एंट्री किसकी होती है? बोर की एंट्री होती है। तो बोर क्या नया लेके आता है? देखो, पहले जो हम मॉडल पढ़ रहे थे वो हम किसके ऊपर पढ़ रहे थे? क्लासिकल मैकेनिक्स पे। ठीक है, इसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोल देते हैं। ओके, क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा क्या है? अभी इसने जो एंट्री की है इसने किसका यूज किया है? क्वांटम फिजिक्स। किसका यूज किया है? क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। तो पहला क्वेश्चन यही आता है आपके लिए कि ये क्या है? क्या ये क्लासिकल मैकेनिक्स है? क्या ये क्वांटम मैकेनिक्स है, जिसको हम क्वांटम फिजिक्स भी बोल देते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको कोई क्वांटम फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स तो पढ़ाने वाला हूं नहीं। मैं सिंपल आपको ये बता देता हूं इनमें थोड़ा डिफरेंस क्या है बेसिकली। जैसे आपने कई बार हॉलीवुड की मूवीज में भी सुना होगा कि वे क्वांटम फिजिक्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, टाइम मशीन पे काम कर रहे हैं, इस तरह से। बट आप मोटी मोटी सी बात याद रखो कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये किसके ऊपर काम करती है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। किस पे काम करती है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। और जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है ये किस पे काम करती है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। तो ये आप यहां से समझ जाओगे कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है। जैसे आपने देखा होगा जो न्यूटन की मोशन की इक्वेशंस है, न्यूटन ने क्या दिया है? अपनी लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। क्या दिए हैं? लॉज ऑफ मोशन। तो वो एक्चुअल में क्या है? वो क्लासिकल फिजिक्स है। क्या है वो? क्लासिकल फिजिक्स। अभी हमने पढ़ा है क्या? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो वहां पे हमने फोटोन के बारे में यानी क्वांटम के बारे में हमने स्टडी की है। एक स्मॉल पार्टिकल है, जैसे अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या है? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स है। तो ये किसके अंदर आते हैं? ये क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं। तो पहली बार जो बोर है उसने एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? क्वांटम मैकेनिक्स का। किसका इस्तेमाल किया उसने? क्वांटम मैकेनिक्स का। अब उसने क्या बताया देखो, क्वांटम जो मैकेनिक्स का यूज करके उसने सबसे पहला अपना पॉइंट क्या रखा कि कोई भी हमारे पास जो एटम होता है, जो एटम है वो क्या है? कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल हैवी चार्ज्ड या हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। तो उसने बोला स्मॉल और हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसको क्या बोला है? न्यूक्लियस। क्या बोला है इसको? उसने नाम दिया है, पहले भी दिया जा चुका है, कोई इसमें नया तो नहीं दिया। उसने सिंपल क्या है कि जो एटम है वो कंसिस्ट होता है किससे? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस क्या होता है? स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसके बाद एक उसने क्या बताया? इलेक्ट्रॉन। और उसने भी क्या बोला? इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा उसने क्या कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, विच आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ये उसका पहला पॉइंट था। बड़ा इजी है ये, तो आपको समझ आ गया होगा कि सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करते हैं? वो न्यूक्लियस के रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और अभी थ्योरेटिकली अगर आप बात करोगे तो न्यूक्लियस के
सराउंडिंग में, यानी कि बहुत सारे क्या होते हैं, आप सर्कुलर पाथ बना सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या बना सकते हो आप, सर्कुलर पाथ। पर इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, यानी कि जिन सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व करेगा उनकी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्या होती है उनकी एनर्जी, कांस्टेंट, फिक्स होती है। तो आप यहां से क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स एनर्जी सर्कुलर पाथ। इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व्स इन फिक्स एनर्जी सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। अब इन फिक्स एनर्जी सर्कुलर पाथ को उसने क्या नाम दिया, दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल और स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट उसने दो नाम दिए। तो आपसे कोई पूछेगा भाई एनर्जी लेवल क्या होते हैं या स्टेशनरी स्टेट क्या होती है। तो एनर्जी लेवल का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो जिन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्या कर रहा है, जिन सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या समझ सकते हैं इसका मीनिंग, कि वो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये न्यूक्लियस हुआ तो ये एक फिक्स एनर्जी पाथ हो गया, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अब ये नहीं कि इधर उधर हो जाएगा, इसी में कंटिन्यूअसली सेम एनर्जी के साथ क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि आज एटम के अंदर ऐसे दीवारें खींची होती, रास्ते बने होते हैं, जैसे कि हमारे गांव में या हमारे शहर के अंदर होते हैं, रोड बने होते हैं, पार्क में हम घूम रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसका कहने का मीनिंग ये है कि ये पाथ तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यानी ये पाथ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ही है। बट ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एनर्जी यहाँ पे जिस एनर्जी से घूम रहा है, अब उसकी एनर्जी लॉस या गेन नहीं होती अपने आप, वो नॉर्मल सिचुएशन में क्या करता है, यहीं पे घूमता रहता है बिना किसी भी एनर्जी के लॉस के या गेन के। जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि उसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो एक टाइम में क्या होगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बट इसने क्या कह दिया कि फिक्स एनर्जी के साथ क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और इसी वजह से हमने इनको क्या नाम दे दिया, स्टेशनरी स्टेट। क्योंकि स्टेशनरी का मतलब तो क्या होगा कि यहाँ पे सब कुछ रुका हुआ है, बट ऐसा तो नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लगातार क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ये स्टेशनरी वर्ड इसके लिए यूज हुआ है कि जिस एनर्जी से रिवॉल्व हो रहा है वो चेंज नहीं हो रही। क्या मतलब समझे यहाँ पे, कि जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस पाथ के अंदर वो चेंज नहीं हो रही, इसलिए हमने क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे, स्टेशनरी वर्ड यूज किया है। ठीक है, तो स्टेशनरी वर्ड नॉट फॉर देयर मोशन बट फॉर देयर एनर्जी। ठीक है, समझ गया मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे एनर्जी के लिए स्टेशनरी वर्ड यूज हुआ है, ना कि उसके मोशन के लिए। मोशन तो कंटिन्यूअस है, रुका नहीं है वो, बट उसकी एनर्जी क्या है, वो कांस्टेंट है, फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। थर्ड पॉइंट में इसने क्या बोला कि भाई ये सर्कुलर पाथ है, ये तो बहुत सारे सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ में से क्या है, जिनकी जो फिक्स एनर्जी वाले हैं उनमें रिवॉल्व कर रही है, तो इनको उसने क्या किया, नॉमिनेट किया, इनको नाम दिया कि जो हमारे पास क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स हैं, क्या है, एनर्जी लेवल्स। उनको उसने किससे रिप्रेजेंट किया, दो तरीके से रिप्रेजेंट किया, एक तो अल्फाबेटिकली, एक न्यूमेरिकली। तो अल्फाबेटिकली कैसे किया, के एल एम एन ओ एन सो। तो इस तरह से क्या हो गया, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे 1 2 3 4 5। अब आपसे कोई ये कहे कि के एनर्जी लेवल या के स्टेशनरी स्टेट, इसका मतलब कौन सा है, फर्स्ट ही है, एल का मतलब सेकंड है, एम का मतलब थर्ड है। तो आप थर्ड बोल दो चाहे एम बोल दो, बात समझ गए। उनको हमने दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी, के एल एम एन ओ, ऐसे आप कंटिन्यू आगे चलते रहो। अब अगला क्वेश्चन क्या राइज होगा दिमाग में कि ये तो घूम तो रहे हैं लगातार, बट जब ये घूम रहे हैं तो कहां घूम रहे हैं, क्या ये तो कहीं भी एनर्जी फिक्स हो सकती है। यहां पे आपने न्यूक्लियस लिया, यहां भी एनर्जी फिक्स है, यहां भी एनर्जी फिक्स है, यहां भी एनर्जी फिक्स कर देंगे। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है, यहां पे फिक्स एनर्जी के साथ सर्कुलर पाथ है। बट क्या सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, नहीं। इसके लिए उसने आगे क्या कहा कि जो फिक्स एनर्जी तो हो गई वो ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है जिनका
एंगुलर मोमेंटम, क्या बोल रहा हूं मैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम यानी कि MVR होता है एंगुलर मोमेंटम, वो क्या होना चाहिए, h अपॉन में 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। क्या कहा मैंने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज फिक्स एनर्जी सर्कुलर पाथ विच हैव एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू h अपॉन में 2 पाई। यानी कि यहां पे अगर आपने कोई भी सर्कुलर पाथ लिया, उस सर्कुलर पाथ का आपने क्या निकाला, एंगुलर मोमेंटम निकाला। अगर एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है आपका निकल के 5h अपॉन में 2 पाई। तो इट मींस क्या है, ये इंटीग्रल मल्टीपल हो गया किसका, 5 का, तो इसमें घूम सकता है। अगर किसी का एंगुलर मोमेंटम निकल के आ जाए 5h अपॉन में 4 पाई, तो क्या इसमें घूमेगा, आप इसको इस फॉर्म में लेके आओ तो क्या लिख सकते हो इसको, 5h अपॉन में 2 इंटू में 2 पाई, ऐसे लिख सकते हो। तो ये तो हो गया h अपॉन में 2 पाई, बट ये किसका इंटीग्रल मल्टीपल है, 5/2, और ये एक होल नंबर नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो n है वो क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, बट ये तो कितना आ गया, 5/2 फ्रैक्शन में आ गया। तो इस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा है, h अपॉन में 2 पाई का सिंपल क्या नहीं है, होल नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। इस कारण से क्या है, इसमें रिवॉल्व नहीं करेगा। अब आपसे कोई इसमें कर सकता है क्या, 7h अपॉन में 5 पाई में कर सकता है, तो आप इसमें बता सकते हो भाई, ऊपर नीचे 2 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो 14h अपॉन में क्या लिख दो, 5 2 पाई, तो ये 14 अपॉन में 5 आ गया, इसमें भी रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो यहां से आपको क्या समझना है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा जिनके अंदर क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन में 2 पाई का क्या होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि एक सिंपल होल नंबर वैल्यू होनी चाहिए किसकी, इस n की। ओके, अब पता लग गया, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, बताओ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स ओनली दोज सर्कुलर पाथ which have angular momentum integral multiple of h अपॉन में 2 पाई। क्या समझ गए कि इनका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, h अपॉन में 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल। तो ये इसका कौन सा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था। तो काफी बार ये भी आ सकता है, आपने स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, कि हमारे पास एक दिन मैं बताया था आपको लास्ट लेक्चर में h और एक ये बताया था मैंने ऐसे, इन दोनों में फर्क है। ये भी कई बार आता है क्वेश्चन। ये क्या है, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्या है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये वाला क्या है यहाँ पे, डिराक कांस्टेंट। तो आपको याद रखना है कभी भी जो ये प्लैंक्स कांस्टेंट का h है, इसमें आपको इस तरह से डिजाइन नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा। आप कई बार कर्सिव राइटिंग के चक्कर में ऐसा लिख दोगे, बट आपको सिंपल ही h लिखना है, ठीक है। ये प्लैंक्स है और ये डिराक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, जो डिराक कांस्टेंट है वो क्या होता है, h अपॉन में 2 पाई होता है। क्या होता है, h अपॉन में 2 पाई। तो कई बार एंगुलर मोमेंटम आपको ऐसे लिख के दे देगा कि 3 है, ऐसे डिराक कांस्टेंट। तो आप ये मत सोचना कि ये तो आगे तो नहीं है, आप इसको सोचोगे ये तो है ही नहीं 2 पाई का। अगर हम नीचे ऊपर ऐसे करते हैं तो ऐसे नहीं करना, आपको याद रखना है ये किसकी इक्वल होता है, h अपॉन में 2 पाई, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखना है। अब हमारे पास आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि यहां पर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी दो स्टेट होती है, एक होती है ग्राउंड स्टेट और एक होती है एक्साइटेड स्टेट। दो स्टेट हो गई, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का क्या मीनिंग है ये समझो पहले। इसको हम नॉर्मल स्टेट भी बोल देते हैं, कि कोई भी आपके पास जब इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, जब जिस भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, अब ये एनर्जी का लॉस ना कर सके, यानी कि ये अपनी मिनिमम एनर्जी के साथ यहां पे है,
इसके बाद इसने एनर्जी का लॉस करना क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये एनर्जी लॉस नहीं कर पा रहा है, तो अब ये परमानेंटली कहां रहेगा, यहीं रहेगा, यानी कि इसका घर है, इससे नीचे नहीं जा सकता। आपको लगेगा कि नीचे वाला वैकेंट है, हाँ वैकेंट है, बट ये तो यहीं पे रहेगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे, तो ये उसका क्या है, इससे नीचे नहीं जा रहा, बट कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है और यहां से वो यहां आ जाता है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने आप ही नीचे आ रहा है। आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया किसका, फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम लेता हूं मैं। अब आपको पता है सोडियम के अंदर क्या होता है, आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं 281, यानी कि ये न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग में पहला सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये सेकंड सेल आ गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए, 8। ये लो, ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये थर्ड सेल आ गया, अब थर्ड सेल में क्या है, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ये यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये थर्ड सेल में है, बट ये इलेक्ट्रॉन अब यहां पे नहीं आ सकता। जब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे नहीं आ सकता, तो इट मींस ये इसकी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। कौन सी है, ग्राउंड। आपको ये लगता है कि ग्राउंड स्टेट का मीनिंग होता है कि सबसे पहली स्टेट, ऐसा नहीं है। हर इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट अलग होती है। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्स्ट सेल में, तो इसकी ये ग्राउंड स्टेट है। बट सोडियम का जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सेल में है, थर्ड सेल में है, तो इसकी ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। क्यों, क्योंकि इसके बाद ये सेकंड वाले में नहीं आ सकता, यानी इससे ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं कर सकता, जितना इसने करना था वो कर लिया। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, उसके लिए ग्राउंड स्टेट कौन सी है, फर्स्ट सेल। लेकिन अगर कोई 11th इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए कौन सी है ग्राउंड स्टेट, थर्ड सेल। तो आपको एक बात याद रखनी है, आपको जनरली यूं लगता है कि ग्राउंड स्टेट या नॉर्मल स्टेट का मतलब होता है पहले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो, नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिस सेल के अंदर क्या है, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके बाद फोर्थ सेल भी, अब की बार ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से इसने बाहर से कहीं से एनर्जी ली और ये जंप करके नेक्स्ट एनर्जी लेवल में चला गया। अब जब ये नेक्स्ट एनर्जी लेवल में जाता है तो इसने क्या किया है, एक्साइट हुआ है, क्योंकि इसको थोड़ी एनर्जी मिली, एक्साइटमेंट में आ गया, ये नेक्स्ट पे चला गया। तो अब ये नेक्स्ट पे गया, तो ये इसकी कौन सी है, ये इसकी है एक्साइटेड स्टेट। कौन सी है ये, एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये अभी एक्साइटमेंट में है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी मिली हुई है। अब थोड़े टाइम में वो इसकी रिलीज हो जाएगी, दोबारा यहीं पे आ जाएगा। तो ये तो क्या होगी उसकी ग्राउंड, और ये क्या होगी उसकी फर्स्ट एक्साइटेड। अब ये भी हो सकता है इसके बाद और भी सेल, अब ये इससे भी अगले में चला जाए, तो अब ये इसकी कौन सी हो जाएगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फिर ये इससे भी नेक्स्ट में चला जाएगा, तो इसकी कौन सी हो जाएगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यानी कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी ग्राउंड स्टेट से नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जाता है, तो वो क्या होता है, फर्स्ट, उससे नेक्स्ट पे जाता है तो सेकंड, उससे नेक्स्ट पे जाता है तो थर्ड। तो इस तरह से क्या है, इनकी एक्साइटेड स्टेट अलग अलग होती है, बट ग्राउंड स्टेट क्या होती है, एक ही होती है। उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि फर्स्ट ग्राउंड स्टेट, सेकंड ग्राउंड स्टेट, थर्ड ग्राउंड स्टेट, नो। ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्या है कि जहां पर आकर इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी का लॉस करना बंद कर दिया, वो एनर्जी लेवल उसके लिए क्या है, ग्राउंड स्टेट है। और जहां पर वो एनर्जी लेके और किसी हायर एनर्जी लेवल पे चला गया है, वो उसके लिए क्या होती है, एक्साइटेड स्टेट। तो अब आपको क्लियर हुआ कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में क्या डिफरेंस है। तो हम ग्राउंड स्टेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं कि द एनर्जी लेवल ऑफ ए इलेक्ट्रॉन वेयर इट कैन एग्जिस्ट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, विदाउट लॉस ऑफ ए एनर्जी, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्साइटेड स्टेट, क्या होती है कि द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज अटेन बाई गेनिंग द एक्स्ट्रा एनर्जी, जो किससे उसने अटेन की है, एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करके। तो क्या लिख सकते हो आप यहां से कि द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज अटेन बाय एक्स्ट्रा गेन ऑफ एनर्जी, ये उसकी क्या हो गई है, एक्साइटेड स्टेट हो गई। तो ग्राउंड स्टेट को हम क्या बोल देते हैं,
नॉर्मल स्टेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? नॉर्मल स्टेट। तो ये पॉइंट आप भी क्लियर हो गए कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का क्या मीनिंग है। ओके, अब हम आगे चलते, देखो इनके ऊपर अब डिस्कस करते हैं, पता लग गया। अब अभी हम क्या बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कैसी होती है, क्वांटाइज या नॉट क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज और नॉट क्वांटाइज का मीनिंग समझो आप कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, यहां पर हमारे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है, उसके बाद ये कौन सा है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, उसके बाद कौन सा है, ये थर्ड एनर्जी लेवल, फिर आ गया जैसे फोर्थ एनर्जी लेवल है, ऐसे फिफ्थ एनर्जी लेवल आ गया, ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल आगे आगे आते रहेंगे। तो क्या होगा कि सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इस इलेक्ट्रॉन की क्या है, ग्राउंड स्टेट है, जो फर्स्ट इसका क्या है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, वही क्या है इसके लिए, ग्राउंड स्टेट है। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम है तो उसमें क्या है, पहले एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन किस में मिलेगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल पे मिलेगा, तो ये इसकी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। अब ये कुछ एनर्जी गेन करके इसमें जा सकता है। अब हम पहले क्या कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स एनर्जी के साथ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। फॉर एग्जांपल हमने बता दिया इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है, x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्या होगा, हम ये मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी कितनी है, x प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, अब आपको लगता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है, यानी कि ग्राउंड स्टेट से किसमें जाना चाहता है, एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है। अब ग्राउंड स्टेट से अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहता है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब आप कहोगे एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों चाहिए, क्योंकि जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, गेन करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने आप तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस ने इसको क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। क्या कर रखा है, होल्ड। अब इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसको क्या करना है, थोड़ा रिलीफ चाहिए, तो इसको अलग से एनर्जी और चाहिए, तब जाके थोड़ा दूर पहुंच पाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि अगर आपने यहाँ पे क्या हो गया कि एनर्जी इसको दी कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का आपने इसको फोटोन दिया, ये तुरंत इसमें चला गया। ओके, अगर आपने इसको एनर्जी दी कितनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये गेन ही नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहां जाएगा, क्योंकि यहां से यहां जाने के लिए कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो इसको मिल नहीं रही। तो यहां पर क्या समझ रहे हो आप कि हमेशा जब भी नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे जो जाएगा तो उसकी एनर्जी भी क्या है, फिक्स है। अगर उतनी एनर्जी का इसको क्या मिलता है, कोई फोटोन मिलता है, क्योंकि फोटोन आपको पता है, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं, क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। और जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो भी कैसे होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब क्या है इस चीज से कि यहां पर अगर आपके पास कोई फोटोन है, इसकी एनर्जी कितनी इस पैकेट की, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, लेकिन आपको कितनी चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो ऐसा नहीं होगा कि इससे कहा जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो, एक अपना रख लो, नहीं, ये देगा तो कितनी देगा, 5 ही देगा, अदरवाइज देगा ही नहीं। ये सेम बिल्कुल क्रैकर की तरह है, अगर पटाखा फटेगा तो पूरा फटेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आज आधा फट जा कल पूरा फट जाना, आज थोड़ी आवाज आ जाएगी कल बाकी आ जाना। यानी कि एनर्जी के पैकेट्स डिस्क्रीट होने का मीनिंग क्या है कि एनर्जी देंगे तो पूरी देंगे, अदरवाइज वो देगा ही नहीं। अब अगर यहां पे इसको रिक्वायरमेंट कितने की है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही क्या देना पड़ेगा, फोटोन देना पड़ेगा। अगर आपने ये कहा कि हम जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के 2 पैकेट दे देते हैं तो भी इसका काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये होता है क्वांटाइज्ड। क्या होता है ये, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मीनिंग यहां पे किस चीज से है, अगर इसको फटने के लिए क्या है, यहां से यहां तक जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और आपने कितना दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, क्या ऐसा थोड़ी ना होगा कि ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और फिर थोड़ी देर में 1 लिया तो सर 2 हो गए, पूरे काम हो जाना चाहिए। नहीं, कि मैं अगर इस बोर्ड को ऐसे टक 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 मारता रहता हूं, तो एक बार मैंने फॉर एग्जांपल फोर्स लगाया 1 न्यूटन, फिर दोबारा भी 1 न्यूटन, बार बार 1 न्यूटन लगा रहा हूं, तो क्या ऐसा होगा कि बोर्ड में छेद हो जाए, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने ये 1 न्यूटन 1 न्यूटन 1 न्यूटन की बजाय एक बार 50 न्यूटन लगा दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या समझे कि यहां पर जो ये एनर्जी लग रही है वो कैसी नहीं है, वो एडिटिव नहीं है। और जो एडिटिव नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटाइज। और इसी चीज को हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर। क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर। कि आपके मुट्ठी में अगर गेहूं के दाने हैं, अगर आपने उनको एक साथ पकड़े रखे तो ऐसा नहीं कि उनसे एक बड़ा दाना बन जाएगा, वो हमेशा क्या रहेंगे, सेपरेट ही रहेंगे।
तो ऐसा यहाँ पे फोटोन को लेके है कि कोई भी फोटोन है, अगर आपने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो आपको उसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही फोटोन देना पड़ेगा, उससे कम का देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको ये लगता होगा हम नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा दे तो काम हो जाएगा, नहीं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइज बोलते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो भी कैसी है, क्वांटाइज्ड है। कैसी है वो, क्वांटाइज्ड, कि यहां से यहां जाएगा तो इसको जितनी एनर्जी यहाँ पे इस पाथ की है उतनी एनर्जी का क्या देना पड़ेगा, फोटोन देना पड़ेगा। अब अगला पॉइंट आता है यहाँ पे क्या, ये अगर आपको समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन जब ऐसे आगे चलता रहेगा नेक्स्ट से नेक्स्ट, तो यहां से एनर्जी क्या करता है, ये बाहर से गेन करता है। तो गेन करते करते आपको लगेगा यहाँ पे एनर्जी तो इसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, नहीं। हमेशा इनफाइनाइट के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी मानते हैं, 0 मानते हैं। कितनी मानते हैं, 0। क्यों मानते हैं 0? क्योंकि इनफाइनाइट के ऊपर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बिल्कुल फ्री हो जाता है, वहां पे ना उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन होता है ना क्या होता है, रिपल्शन। तो फ्री फॉर्म में है। अब फ्री फॉर्म में है तो वहां पे हमने उसकी एनर्जी कितनी मान ली, 0 मान ली। अब आपको ये पता है जब यहां से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएगा, जैसे कोई H पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन अगर लेना चाहता है तो ये क्या करेगा, इसके साथ नया बॉन्ड बनाएगा, और जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। क्योंकि बॉन्ड के दौरान क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है तो वहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट से आना शुरू करता है तो वो क्या करता है, एनर्जी इमिट कर रहा है, और वो एनर्जी इमिट कर रहा है तो हमें ये पता है इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 है। अगर उसमें से भी उसने इमिट कर दी तो हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं, नेगेटिव बोलने लग जाते हैं। वो कोई मैथमेटिकल नेगेटिव तो नहीं है, बट उसका मीनिंग ये क्या है कि ये भाई इनफाइनाइट से लौटा था तो इसने क्या किया, एनर्जी इमिट की है, जिस कारण से हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव एनर्जी बोल देते हैं। तो जैसे जैसे ये पास में आता जाएगा न्यूक्लियस के, वैसे वैसे क्या है, इसकी एनर्जी घटती चली जाती है। अब क्या करेगा, यहां से यहां आया, यहां से यहां, तो एनर्जी क्या की, इमिट की। अब ये जब वापिस आना शुरू करता है, फिर यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो जितनी एनर्जी का ये इमिशन करता है उतनी एनर्जी का क्या करेगा, ये एब्जॉर्प्शन करेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा होता है, कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। बात समझ गए? अब पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अब लोअर एनर्जी लेवल, और इसको मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, हायर एनर्जी लेवल। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको लोअर क्यों बोला, इसको हायर क्यों बोला, क्योंकि हमने इनफाइनाइट पे 0 माना है और रीजन भी बताया है 0 क्यों होता है। अब ये जो आ रहा है तो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या डेवलप हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसकी वजह से क्या हुई है, एनर्जी इमिट हुई है। तो एनर्जी इमिट हुई है तो हम उसकी एनर्जी क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल्ड हो गया। कैसा हो गया, अब कंट्रोल्ड, पहले फ्री था अब कंट्रोल्ड हुआ है तो क्या है, उसकी ताकत कम हो गई, और कम होगी तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, नेगेटिव बोल देते हैं। तो अब आपको ये पता लग गया होगा कि ये हायर एनर्जी लेवल है और ये क्या है, लोअर है। तो यहां पर एनर्जी सबसे कम होती है और जैसे जैसे आप जाओगे एनर्जी बढ़ती है। तो जब लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा। बट हमेशा जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन है या क्या है, इमिशन है, वो किस में होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, क्वांटाइज्ड फॉर्म। अब ये बात समझ में आ गई आपको कि क्वांटाइज्ड फॉर्म में क्यों होता है, क्योंकि हमेशा एनर्जी है वो किस में होती है, यहां भी फिक्स है, यहां भी फिक्स है। तो यहां से यहां आएगा तो फिक्स एनर्जी इमिट करेगा, और जाएगा तो भी क्या करेगा, फिक्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां पर हमेशा जो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में एक्साइटमेंट है, या जो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है, तो हमेशा एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एनर्जी का इमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, वो किस में होती है, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। इस कारण से हम क्या बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है वो भी कैसी है, क्वांटाइज्ड है। कैसी है, वो भी क्वांटाइज्ड। ये बात समझ में आ गई? अब आपको पता लग गया होगा कि ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये इसका मैंने आपको क्या बताया है, थ्योरेटिकल पार्ट बताया है। क्या बताया है, थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम इसका क्या पढ़ेंगे, मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। इसमें मैथमेटिकली किस तरह से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट शुरू करते हैं, वो कौन सा है, मैथमेटिकल पार्ट।